देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा था। सुबह जोरदार ठंड में बच्चों को लाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन जो भी हो, अब जॉब होने के कारण इस काम को करना उसकी आदत सी बन गई थी। सोमवार की सुबह थी जब एक दिन की छुट्टी मिलने के बाद रमेश वापस अपनी जॉब पर लग गया। सुबह सुबह वो 4 बजे उठा तो अंधेरा अपनी चरम सीमा में छाया हुआ था। हल्का हल्का अंधेरा होने के साथ साथ ठंड के इस मौसम में शीशे पर पानी गिर रहा था, जिस कारण सामने का दृश्य साफ साफ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उस कड़कड़ाती हुई ठंड में सभी बच्चों को स्कूल तक छोड़ने के बाद उसे अपने अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसका जी घुट रहा है। ड्राइवर होने के नाते जब वो स्कूल से बाहर निकला तो उसकी मुलाकात उस स्कूल के हेड मास्टर जी से हुई। आज का उसका 7वां दिन था तो हेड मास्टर उसे कुछ नियम बताने लगा। उस स्कूल के हेड मास्टर ने रमेश को कुछ ऐसे नियम बताए जिन्हें सुनकर रमेश हैरानी के समंदर में गोते लगाने लगा। ऐसे भी कोई नियम होते हैं भला? कुछ अजीब सी बातें जिन्हें सुनकर रमेश को शक होने लगा कि ये इस स्कूल का हेड मास्टर है या फिर किसी तांत्रिक का चेला। उसके बाद मन ही मन हंसते हुए रमेश वहाँ से निकल गया। उस हेड मास्टर ने कहा, जब तुम बच्चों को छोड़कर वापस गुजरो तो करीब 6 किलोमीटर के रास्ते में गाड़ी की विंडो मत खोलना, और हाँ, याद रहे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भूल कर भी किसी को लिफ्ट मत दे देना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। गाड़ी चलाते समय तुम्हारी नज़र इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी के नियमों की बात सुनकर तो रमेश चुपचाप ही निकल गया और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। और आज उसके बदन में एक अजीब सी घबराहट सी लगी हुई थी। एक तो ठंड के मारे उसका बदन सिकुड़ता जा रहा था और दूसरी तरफ आग का कोई माध्यम भी नहीं था, जिस वजह से वो अपने शरीर को थोड़ा बहुत नॉर्मल कर सके। शाम के यहीं कोई 4 बजे होंगे कि सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकल गए और भागते वो गाड़ी में बैठे। नींद से अंगड़ाई लेते हुए जब रमेश ने अपनी आँख खोली तो उसकी गाड़ी के अंदर बच्चे पूरी तरह से लदालद भर चुके थे और अब समय था बच्चों को छोड़कर वापस एक राउंड और काटने का। वैसे भी दूसरे राउंड में अंधेरा होने ही वाला था। तकरीबन 1.5 घंटे के एक राउंड के बाद करीब 5:30 बजे जब वो वापस स्कूल में पहुंचा तो सारे बच्चे तैयार थे एक खौफनाक सफ़र को अंजाम देने के लिए। गहरे सन्नाटे को चीरते हुए वो सभी लंबे लंबे जोड़ को काटकर जब सभी बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने लगा तब उसके फ़ोन की रिंगटोन बजने लगी। फ़ोन पर उसकी गर्लफ्रेंड सानिया थी, जो उसके साथ काफ़ी सालों से ही रिलेशन में थी। दोनों के बीच काफ़ी बातें होती रहती थी और अब तो उसका टाइम पास करना भी बहुत ही ईजी हो गया था। वैसे भी रात के अंधेरे में कीड़ों की चिल्लाने की आवाज़ और जोरदार रूप से पसरा हुआ सन्नाटा डर को भी डरा देने में कायम होता है। अभी रमेश आराम से गाड़ी ही चला रहा था कि उसे उस जोरदार ठंड में एक चाय की टपरी वाला दिखाई दिया और चाय की टपरी देखते ही उसका मन बहल गया। गाड़ी को साइड में लगाकर वो नीचे उतरा और फ़ोन पर बातें करते हुए वो जल्दी से चाय वाले भाई साहब के पास पहुंचा और बोला, अरे भैया, ज़रा एक चाय का कप दे देना। फिर इतना बोलकर वो बगल में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। और ये दुकान बहुत ही पुरानी लग रही थी, लेकिन रमेश ने आज पहली बार इस दुकान को यहाँ पर देखा था। फ़ोन पर बात करने की वजह से उसका ध्यान ज़्यादा देर तक उस दुकान पर नहीं लगा और वो बातों ही बातों में पूरी तरह से मगन हो गया। समय बीतता गया और करीब आधे घंटे बैठे रहने के बाद भी वो चाय वाला रमेश को चाय नहीं दे पाया। रमेश को गुस्सा आने लगा और जब उसने उस टपरी की तरफ देखा तो उसके कदम एकदम से हिल गए। दरअसल उसने देखा कि कुछ समय पहले दिखाई देने वाला वो चाय का छोटा सा ढाबा अब वहाँ से गायब हो गया है, जो सच में बड़ा ही हैरान कर देने वाला सबक था। रमेश को एक जोरदार झटका सा लगा, जिस कारण कुछ पल के लिए तो वो सुन्न पड़ गया। उसी समय कुछ गलत चीज़ का एहसास हुआ तो वह अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी के अंदर बैठते ही उसने तेज़ तर्रार स्पीड के साथ गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे जाते ही सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी अपने घुटनों के बल बैठा था और ना चाहते हुए भी रमेश को उसके बगल में गाड़ी लेकर रोकनी ही पड़ी, क्योंकि चपेट में आकर उसकी मौत भी पूरी निश्चित थी। गाड़ी के रुकते ही वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा और अजीब ढंग से बोला, बेटा, मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे अस्पताल जाना है। अगर तुम मुझे अस्पताल तक छोड़ दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी।
बड़ी ही विनम्रता के साथ इस आवाज़ को सुनकर रमेश अंदर तक पिघल गया और वो ना चाहते हुए भी उसने उस बूढ़े आदमी को अंदर बैठने को कहा। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि यहाँ से 13 किलोमीटर आगे एक अस्पताल है। रमेश उस आदमी की बातों को एग्री करते हुए तुरंत उस सड़क की तरफ बढ़ने लगा जहाँ से एक नेशनल हाईवे उस अस्पताल तक लेकर जाता था। रास्ता पूरा सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे पत्थरों से कुछ अड्डे बनाए गए थे जिनसे बगल से होकर ये रास्ता गुजर रहा था। और अंधेरे के साथ साथ अब रमेश को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उसने इस बूढ़े आदमी के साथ यहाँ आकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जैसे जैसे अस्पताल करीब आ रहा था तो वैसे वैसे उस बूढ़े आदमी की हालत अब सुधरती जा रही थी। लगभग 26 मिनट ड्राइव करने के बाद वो एक अस्पताल के पास पहुंचा जहां उस बूढ़े आदमी ने अपनी गर्दन गिरा दी। जब रमेश उसे पकड़कर उस अस्पताल में लेकर जाने लगा तब तक उसकी मौत हो गई और उसकी धड़कनें थम चुकी थी और उसके शरीर में अब ठंड से पैदा होने लगी। लेकिन बाद में जो हुआ वो उसके दिल को दहला देता है। एक बार फिर रमेश के फ़ोन की घंटी बजी। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखी थी और तुम अभी तक आए नहीं। फ़ोन पर आई इस आवाज़ को सुनकर रमेश के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ही फ़ोन काट दिया और फ़ोन के अंदर से बैटरी निकाल दी। लेकिन बैटरी निकालने के बाद भी फ़ोन बजने लगा। गुस्से में आकर रमेश ने अपने फ़ोन को तोड़ दिया और फिर उस बूढ़े आदमी को अपनी गाड़ी से बाहर निकालने का कोई तरीका सोचने लगा। इतने में उसके पीछे से एक और आवाज़ आई, बेटा अस्पताल में चलें। जब रमेश पीछे मुड़ा तो एक और झटके ने उसके शरीर में आतंक मचा दिया। ये मरा हुआ बुढ़ा फिर से जिंदा कैसे हो गया? उसका दिमाग इसी विचार में पड़ गया था। लेकिन उस जिंदा लाश को देखते ही रमेश के विचार बदल गए। अब वो जानबूझकर उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे उस अस्पताल की तरफ चल पड़ा जहाँ जाना सख्त मना था। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि इस अस्पताल में जाना सख्त मना है। लेकिन बावजूद इसके भी अपनी मौत को गले लगाने के लिए रमेश अस्पताल में पहुंच ही गया। कूड़ा कचरा और मैल की कुछ और भी बहुत सारी चीज़ उस अस्पताल के अंदर इधर उधर बिखरी हुई थी। लेकिन अब भी उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे वो अस्पताल के अंदर तक चला गया। थोड़ा दूर और आगे पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहाँ मासूम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। किसी की गर्दन काटी जा रही थी तो किसी का शरीर एकदम से सड़ रहा था। डरावनी दुनिया का पहला दरवाजा खुल चुका था। अब वो अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचने वाला था जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। तभी वहां के 2 कर्मचारी लोग एक स्टूल को पकड़कर उसके ऊपर एक लाश को लेटाकर कहीं पर लेकर जा रहे थे। जब उसको ध्यान से देखा गया तो ये किसी की डेड बॉडी थी जो आईसीयू रूम में जा रही थी। दूसरे ही पल जब उस बूढ़े आदमी को गायब देखा गया तब जाकर रमेश का पूरा शरीर पसीने से लथपथ होने लगा। वो कहाँ किसी की मदद करने के बजाय अपनी जान जोखिम में डाल बैठा। उस डेड बॉडी को उस आईसीयू रूम में जाता देखा तो रमेश भी उस डेड बॉडी के पीछे पीछे चल पड़ा। रूम के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन जैसे उस रूम की लाइट ऑन हुई तो रमेश की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। रमेश ने देखा कि लोगों की सर्जरी करने के बजाय उस रूम के अंदर लोगों को काटा जा रहा था और उनकी हड्डी पसलियों को एक थैले में डाला जा रहा था। और ये सब देखते ही वो पूरा कांप उठा। उसका पूरा बदन थर थर कांप उठा और वो उल्टे पांव वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन अब उसके कदमों ने उसका साथ देना तक छोड़ दिया। वो चाहकर भी ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। उसे अपने सामने एक तेज तर्रार रोशनी नजर आई और उस रोशनी को देखते ही उसके जीने की उम्मीदों में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस वक्त वो अपनी गाड़ी लेकर भी भाग सकता था, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी कि वो दूसरी गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाने लगा। और जब गाड़ी रुकी तो उसने देखा कि ये तो इसी अस्पताल की एम्बुलेंस है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले कि एम्बुलेंस के अंदर से 2-3 लोग बाहर निकले और उन्होंने रमेश को पकड़कर एम्बुलेंस के अंदर डाल दिया और उसके हाथ पर बांध दिए। रमेश का पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था, जिस कारण उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब वो बोलने की कोशिश कर रहा था तो हर बार उसकी आवाज़ बीच में ही अटक रही थी। जब रमेश ने अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बजने को आए थे। ये एक ऐसा समय होता है जहाँ से भूत अपनी असीम शक्तियों पर होते हैं और इस समय तक उनकी शक्तियाँ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस बार रमेश को कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी और इस आवाज़ को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था मानो उस एम्बुलेंस के अगल बगल में कहीं आग लग गई है और सभी के अंदर अफरा तफरी मचने लगी है। इसी बीच किसी तरह रमेश के हाथ पर बंधी हुई रस्सी टूट गई।
रमेश ने मौका पाते ही गाड़ी के दरवाजे को लात मारकर खोला और तुरंत ही वो नीचे कूद गया। अब तक उसे एक राहत तो मिली, लेकिन जिंदगी का पहिया कभी भी घूम सकता था। वो तेज गति से भागने लगा और फिर वो भागते हुए किसी तरह से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, जहां पर पहले से वो बुढ़ा आदमी रमेश का इंतजार कर रहा था। उस आदमी को देखकर रमेश का पूरा बदन कांप गया और एक तो उसकी वजह से वो एक अजीब हादसे में फंसा और अब उस बुढ़े आदमी का साया अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था। लेकिन इस बार रमेश ने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया, बजाय वो सीधा गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ और गाड़ी में बैठ गया। इससे पहले वो बुढ़ा आदमी दरवाजे को खोल पाता कि उसने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में भगा दी। उसके टूटे फूटे फ़ोन के अंदर से एक बार फिर से आवाज़ आई, अरे अपनी चाय तो पीते जाओ। लेकिन इस बार उसने उस फ़ोन को नाले में फेंक दिया। पर फ़ोन को नाले में फेंकने के बाद भी बार बार वो आवाज़ें उसके कान में गूंजने लगी कि तुमने ना ही तो चाय के पैसे दिए और ना ही चाय पी। लेकिन अब तक रमेश अपनी जान बचाकर निकल गया था। लगातार 4 दिन तक रमेश को बहुत तेज बुखार रहा और उसके बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया था, अभी तक तुमने चाय के पैसे नहीं दिए। बार बार इस नाम से परेशान आकर रमेश बुरी तरह से कांपने लगता है। और हाँ, आज भी ये दिन उसकी ज़िंदगी में शामिल है जब वो चाय वाला रमेश को याद करता है। दोस्तों कहते हैं जिस अस्पताल में रमेश पहुंचा था वो भूतों का अस्पताल है और उसके अंदर अमूमन भूत प्रेती निवास करते हैं, जो आज सालों के बाद खंडर के रूप में तब्दील है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।